अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है जी। कैफ 1 वाले पढ़ रहे हैं और कुछ लोग रिज़ल्ट का आज वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, IAS 36 हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इंडिकेशन आए इम्पेयरमेंट की तो हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसिड को गुजारते हैं। इस पे आज दूसरी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में क्या करते हैं जी, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करते हैं? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करें। फिर रिकवरेबल अमाउंट, भाई उस साइड पे बैठ जाए, उस साइड पे बैठ, इधर सामने, हाँ इसी में बैठ, हाँ बस ठीक। बुक वैल्यू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के दिन कौन सी दो चीज़ें कंपेयर होंगी? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए फिर आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। इनमें से जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट बनेगी। तो यूं ही याद रखना है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में कौन सी दो चीज़ें कंपेयर होती हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के दिन हमने क्या किया? दो चीज़ें कंपेयर की। कौन कौन सी? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। और एसिड को बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए किस पर? लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। ऐसे नहीं स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपके लिए इस तरह से बना दिया ताकि पहले याद की हुई चीज़ ही आपकी साथ इधर भी चल जाए। ठीक है भाई, जो आए अब उनको कहिएगा उधर ही बैठते रहे, ठीक है, उस रो में और उससे पिछली रो में, ठीक है। आगे फिर ज़रा अब बच्चे तंग होंगे, मेरे लिए इन्होंने काफ़ी एडजस्टमेंट की पहले। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में चलो फिर यही अब जारी रखते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में। मेरा दिल था IAS 23 की पहले थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तकरीबन आ ही गए, ठीक है। तो एसिड 2 साल चल चुका था, ईयर एंड पे हमारे पास बुक वैल्यू थी कल वाले सवाल में, रिकवरेबल अमाउंट से उसको कंपेयर किया और रिकवरेबल अमाउंट लोअर थी। अच्छा, अब देखो, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट पे रखना है। बुक वैल्यू पे तो पहले ही पड़ा है, अगर बुक वैल्यू ही लोअर है तो टेंशन ही कोई नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसिड ऑलरेडी बुक वैल्यू पर ही है, नो इम्पेयरमेंट लॉस, राइट डाउन नहीं करना, जहां पे है वहीं पे छोड़ना है। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर आ गई, एसिड तो किताबों में बुक वैल्यू पर पड़ा है, भाई थोड़ी सी बात ऐसा कर, एसिड किताबों में बुक वैल्यू पर पड़ा है तो उसको लाना पड़ेगा। अब वो क्योंकि लोअर है रिकवरेबल अमाउंट, तो इसको कहते हैं राइट डाउन करके एसिड को लाना उसकी रिकवरेबल। राइट डाउन करना है तो फिर लॉस बुक, एसिड कम करना है तो लॉस बुक करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉस्ट और NRV में से लोअर पे इन्वेंट्री को रखते थे। कॉस्ट अगर लोअर है, कॉस्ट पे पड़ी होती थी इन्वेंट्री, कुछ नहीं करते थे IAS 2 में इंट्रो में। और अगर NRV लोअर आ जाती थी तो अपनी इन्वेंट्री को उठाकर राइट डाउन करते थे, उसकी NRV पर लाते थे इन्वेंट्री को, कॉस्ट से राइट डाउन। तो एसिड है, राइट डाउन हो रहा है तो मतलब अब उस लॉस को कहते थे NRV लॉस, उस लॉस को कहते थे NRV लॉस। और फिक्स एसिड के केस में क्या है जी, एसिड किताब में पड़ा होगा बुक वैल्यू पे। अच्छा, NRV टेस्ट भी हर साल लगाना है, डेप्रिसिएशन भी हर साल करनी होती है, लेकिन इंपेयरमेंट हर साल नहीं है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग, भाई थोड़ी सी और आहिस्ता कर दें यार, गूंज रही है खाम। इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब करनी है जब कोई इंडिकेशन हो इंपेयरमेंट की। इंडिकेटर्स पढ़ने हैं अभी, उसको छोड़ें बस फिलहाल। इंडिकेटर कोई भी होगा तो हम क्या करेंगे? इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। फिर दोबारा बताएं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कौन सी दो चीजें कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। और हमने रखना है अपने एसिड को एट लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? अब लोअर नहीं, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये हमने कल किया था, हमारा एसिड 120 पे पड़ा था, इस दिन कंपेटिटर आ गया, हमने कहा हो कंपेटिटर आ गया, अपने एसिड को इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारा। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या है? इन दो चीजों को कंपेयर करना है। ये दो चीजों में रिकवरेबल अमाउंट अक्सर निकालनी पड़ेगी, अगर सवाल IAS 36 का आएगा तो यही निकलवाएगा आपसे। अब रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू एसिड की, कॉस्ट टू सेल जो जरूरी खर्चे उस एसिड को बेचने के लिए थे। इसके ऊपर आज थ्योरेटिकली पढ़ के बहस भी कर लेंगे, कौन सी चीजें कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए। फेयर वैल्यू किसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, किसे नहीं कह सकते, ठीक है। वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोस, ठीक है। तो जितने भी कैश फ्लोस फ्यूचर में आने थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली,
अब ये दोनों कंपेरेबल हो गए, इनमें से हायर जाए ये मैक्सिमम रिकवरी है, तो ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट बनी थी। हमने देखा था वो बुक वैल्यू से कम है, हमने लोअर पे रखना है, तो बुक वैल्यू पे तो पड़ा है, राइट डाउन करके 108 पे लाए थे। 12 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस आया था, जिसकी एंट्री पास की थी हमने, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। फिर मैंने आपको सब कुछ ही करा दिया था। इस सवाल तो ये तो समझाने के लिए ऐसे किया था, फिर हमने इस सवाल को किया था। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जर्नल एंट्रीज की, पहले साल की, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की। अच्छा, दूसरे साल के एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई थी, इम्पेयरमेंट लॉस आया था, फिर नोट तक बना लिया था। ठीक है, एक चीज़ जो मुझसे रह गई थी वो थी एक्सट्रैक्ट्स। अगर P&L की बात करें तो कल वाला सवाल ओपन कर लें। 2000 कौन कौन से साल हैं, इसमें कौन कौन से साल थे, 20, 21, 22, 20, 21, 22। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस P&L में आता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस P&L में आता है, और वो हर साल आएगा। डेप्रीसिएशन तो आ रहे हैं बच्चे जोक दर जोक लेट। अच्छा, डेप्रीसिएशन पहले साल 40 थी गालिबन, दूसरे साल, तीसरे साल बदल गई थी, क्योंकि 21 के एंड पे एसिड क्या हो गया था, इम्पेयर। फिर इम्पेयरमेंट लॉस भी P&L में आता है। इम्पेयरमेंट लॉस हर साल नहीं आता, जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो और उसमें भी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम आए तो आता है इम्पेयरमेंट लॉस। तो आया था कितना, 12 था गालिबन, 12। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो उसमें नॉन करंट एसेट्स में आपका PPE नज़र आता है। ये PPE आपका पहले साल के एंड पे क्या नज़र आया था, नोट से देख के बता दो, 160, दूसरे में 108। वैसे बनता था 120, लेकिन 12 रुपये भी चार्ज हुआ था इम्पेयरमेंट, तो 108 पे आ गया था, और तीसरे साल में 72। तो ये एक्सट्रैक्ट्स बनाने से रह गए थे, बड़ा कम रह गया से। वैसे किसी बच्चे ने पूछ भी लिया था मुझसे एक्सट्रैक्ट्स का। ठीक है, सेटल हो गए हैं, तंग तो नहीं हो रहे बच्चे। मैंने सबको इधर बुला लिया, मैंने कहा ज़रा ये वो, वैसे भी क्लास ज़रा लंबी चल जानी है, ठीक है, लेकिन आने का सिलसिला जो जारी है ना, जारी वाव सारी है। ये मेरे दोस्त अपनी रो में एक बच्चा बिठा लो, वैसे तो 2 बैठ सकते हैं, लेकिन एक बिठा लो, खुद कहना पड़ता है वैसे। अच्छा जी, अब ये काम करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कर दें मुझे, सब कुछ वही जो कल किया था। मैंने ये होमवर्क देना था, फिर मैंने कहा ऐसे ही ज़रा जाते जाते काम हुआ है तेज़ी में, और फिर ऐसी तरह परेशान होंगे। अब ये काम करने के लिए देखो, इसमें एक छोटी सी वर्किंग करनी है, जैसे मैंने की थी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के दिन। 1 मिनट उसका कर लो, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी है, 1 मिनट उसका कर लो। नोट बनाना है, आप तो छोटे वाला बनाना है नोट, तो 2 मिनट उसके कर लो। चलो एडिशनल 1 मिनट भी देता हूँ। 5 मिनट में सब बच्चे ये सवाल कर लें। सवाल पढ़ने के बाद टाइम शुरू होगा, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। सब कुछ वैसे ही है, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है 31 नंबर 17 पे, पेज नंबर है जी 334। फिर PPE का नोट बनाना है 17 का। आप 17 का नहीं बनाइएगा, आप 15, 16, 17 तीनों सा। हो एसिड तो 11 में खरीदा था, बट ठीक है 17 का ही बना देना। चलो देख लेते हैं नोट कितने साल का बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डेप्रीसिएशन 17 में, यानी कि 17 में एसेट इम्पेयर होता है तो उसके बाद की डेप्रीसिएशन मांगी गई है, ठीक है। आप यूं करें ना, आप बना दें मुझे नोट 17 एंड 18, ज़रा रिवीजन अच्छी हो जाएगी। मैंने वैसे सोल्यूशन लास्ट टाइम वालों को दिया था, उससे पिछली दफ़ा वालों को कॉपी कर उनको दिया था, उससे पिछली दफ़ा वालों को कॉपी करके, यानी एक बार कभी मैंने ये क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया था ना क्लास में, उसके बाद से फिर मैं नहीं करता, बच्चे करते हैं, मैं उनको सोल्यूशन दिखाता हूँ। अच्छा ज़रा सवाल देखें, कॉस्ट ऑफ एसेट यकम जनवरी 11 पे, मतलब ये डेट ऑफ परचेज है, 100 रुपये, यूजफुल लाइफ 10 साल, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे, और कॉस्ट टू सेल 31 दिसंबर 17 पे है। बेटा जी साथ हो जाएँ, बहुत जगह पड़ी है, प्लीज़ साथ साथ हो जाएँ सारे। अच्छा कोई बात नहीं, आप भी आगे चले जाएंगे तो वो बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा उस तरफ से। साथ साथ अभी होके बैठ जाएं सारे बच्चे प्लीज़, ये बार बार कहना मुनासिब नहीं लगता, एक बार बोला तो है आप लोगों को, जगह बना के रख लें, थोड़ा साथ हो जाए। जज़ाकल्लाह, जीते रहें,
आबाद रहें, खुश रहें। कंडक्टर की बात मानी आपने, वो तो कंडक्टर ही बनाया हुआ है ना, एक बार जो बोला है तो नहीं। अच्छा जी, 17 में इम्पेयर होना है अगर, तो उसके बाद की डेप्रिसिएशन नहीं भी हो सकता है, तो आप चेक करेंगे। और उसके बाद जनरल एंट्रीज भी करनी है 16, 17 और 18 की। तो आप लोगों का टाइम 8:27 है, 8:32 तक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अन्यवाद स्पीड से शुरू कर दें काम। मैं नहीं दिखा रहा कोई सवाल आपको, आपने करना है, कल किया था ना सवाल, फिर मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देख लो, एंट्रीज 3 साल की है। ले जी, सवाल आपके सामने। अजीब सी रिक्वायरमेंट है, बस जो दिल में आता गया मैं लिखता गया, और बात कोई नहीं है। एंट्रीज, वर्किंग नोट, 3 ही चीजें। ये ना सवाल की इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन मैं मुंह से बता रहा हूं आपको। 31 नंबर 17 पे कुछ हुआ है, कंपेटर आया या कुछ भी हुआ है, इंडिकेशन है, उस दिन खड़े होकर ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। और उस दिन खड़े होकर चूंकि 10 साल वाली लाइफ का एसिड था, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 साल गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग 3 ही थे ना। वो रिमेनिंग 3 ईयर्स के कैश फ्लोज भी गिवन है, बस डिस्काउंट रेट 10%। ये ना कहना सर कहाँ लिखा हुआ इंडिकेटर, मैं बोल रहा हूँ इंडिकेटर 31 नंबर 17 को आया था, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं यार, लिखा हुआ रहने देते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं, आज तो खुला टाइम है। जल्दी करें जल्दी करें, मेरे सॉल्व करने से पहले पहले 3 मिनट रह गए हैं। इधर ही रखें भाई कैमरा, और आप लोग भी अपने कैमरे उधर ही रखें, मैं सिर्फ फॉर्मेट वगैरह बना रहा हूं। और पेज नंबर मुझे बता दें। 334। शुक्र है आप बच्चे और बड़े सारे बच गए। ब्लैक खून निकल आया इसका, लोगों का खून सफेद होता है, हमारे मार्कर का काला हो गया। कौन कौन से साल की एंट्रीज मांगी गई हैं? 16, 17, 18, ठीक है। मैं इधर देख रहा हूं ना, तो खुद एडजस्ट हो जाना है, ऐसे समझदार हो जाएं अब। शाबाश।
ये अच्छे बच्चे होते जा रहे हैं। क्या आपकी अटेम्प्ट है ऑटम 26, ऑटम 26 लिमिटेड। फिर एक दिन आपका भी ये दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट होगा, बैठे होंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग क्लास में। इस तरफ मैं अपने फॉर्मेट बना रहा हूँ, ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे कहाँ से बोल रहा है। आप सवाल करें। क्या टाइम हो गया, एग्जैक्ट वाला टाइम बताएं ज़रा। 8:33 हो गया, टाइम तो खत्म हो गया। किस किसने कर लिया सवाल? एक बच्चों ने कर लिया है, 2 बच्चों ने कर लिया। अच्छा जल्दी करें। लिखम में खट्टू। वैसे आप सचमुच ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे। फॉर द ईयर मैंने नहीं लिखा, 3 साल बल्कि 2 साल थे। आपको लग रहा होगा ना कल जरा जल्दी हो गया काम, जरा उसकी तसल्ली कर लेना अब। वैसे ऐसी क्लास होनी चाहिए रोज, है ना, सुकून से, टेंशन ही कोई ना हो, खत्म करनी है। आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। इससे आगे हैं, हाँ इससे अगली रो में है, उससे अगली रो में है, उनको कहें थोड़ा सा साइड पे हो जाए। उन्होंने वैसे तो माननी कोई नहीं, हाँ इनको कहें। या अल्लाह, ले आओ भाई इधर जरा अब कैमरे का मुंह। हाँ जी, तैयारियां पूरी हैं मेरी। नोट तैयार है, गर्मा गर्म, सब कुछ ही तैयार है। बल्कि कौन कौन कर चुका आप जरा हैंड रेस कीजिएगा। गुड, माशाल्लाह। क्या देरी है, क्या मसला है? हुआ सवाल? क्यों समझ क्यों नहीं आई? हिम्मत नहीं की? एक सवाल सर आपने कराया था कल, ये कोई तरीका है? यही तरीका है मेरा तो। हिम्मत, हिम्मत, क्वेश्चन इज हिम्मत किस किस ने की? जो ऐसे हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं ना, वो सही नहीं है बात। ले आओ भाई इधर। क्या हो जाता मैक्सिमम? कुछ गलत हो जाता, एक सफा ज़ाया हो जाता, 6 महीने बच जाते। सिंपल डील है जी अपनी तो। सफा बचा लेते, 6 महीने ज़ाया कर ले, ये अच्छा नहीं होता। आइंदा ऐसा नहीं करना। सब वादा कर लें, ये वादे पे पकड़ होती है, वादा करें, इसलिए इरादा नहीं चाहिए इस वक्त। नहीं इंसान है तो इस ये बस में है ना कि एक बार सवाल कर दें बस, जैसे भी समझ में आए। आप बताएं कौन कौन कर चुका? कोई आती हैं अभी तक, बाकी सब बैठे हैं कि करेगा, हम नोट करेंगे। जल्दी करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तुम साथ वाले का रजिस्टर देख रहे हो, साथ वाले का तुम रजिस्टर देख रहे हो।
बिठा लेते हो इधर? आप भी बिठा लेते हो एक कुछ? हाथ हो जाओ थोड़ा, वो छोड़ दो, मैं होगा स्टूडेंट तभी कह रहा हूँ। यार ये मुझे देते 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, कैसा लग रहा हूँ मैं? ये ऐसे बांध दूं? एक तरफ डालूं? चलो जी, बनाया जैसे ही हो, जज़ाकल्लाह है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा जी, बस करें, आप जिससे करना था कर लिया काम, बस बहुत हो गई, बाकी इंतजार वाले हैं। कॉस्ट एसेट की जक्कम 17 पे ये डेट ऑफ परचेज गिवन थी, 100 रुपये है, लाइफ इसकी 10 साल थी। इसके बाद एक लाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ऐसे है ना कि पहला सवाल मैंने करवाया, दूसरा मैंने कहा बच्चों जरा लिख लो, कल इसको ऐसे ही सारा कुछ करके आना, ये वो वाला सवाल फिर एज इट इज डाल दिया हुआ है। हर बार सोचता हूँ यहाँ पे लाइन डाल दूँ, फिर भूल जाता हूँ, तो फिर बच्चों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं मिसाल के तौर पर पिछले सवाल जैसा बनाता हूँ। 31 दिसंबर 17 अ कंपेटिटर केम एंड asset needs impairment testing. It is advisable that asset should be tested for impairment, कि कहीं इम्पेयर तो नहीं हो गया 31 दिसंबर 17 पे। अब 31 दिसंबर 17 पे एक वो चीज जो हमारे पास मौजूद होती है, वो क्या होती है? बुक वैल्यू, यानी सबसे पहले बुक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इस बुक वैल्यू को हमने कंपेयर करना होगा किससे? ये पक्का कराना है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, इस बुक वैल्यू कंपेयर करना होगा किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। ये होगी पहली बात। अब रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें होती हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और वैल्यू इन यूज। इनमें से जो हायर है वो है उसकी मैक्सिमम रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट निकाल के उसको कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। एसेट को रखना किस पे है? लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अगर तो बुक वैल्यू लोअर है तो उसी पे पड़ा है, डू नथिंग, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। और अगर खुदा ना खास्ता रिकवरेबल अमाउंट लोअर आ गई है, एसेट तो पड़ा हुआ है बुक वैल्यू पे, तो उसको उठा के लाना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट पे, और वो लोअर है तो मतलब राइट डाउन करते हैं, एसेट कम करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस फ्यूचर का लॉस होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात मानते हुए हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर रहे थे। अब तरतीब से चलते हैं, पहले 31 दिसंबर 17 पे आ जाए। अच्छा, खरीदा कब था एसेट हमने? 1 जनवरी। तो उस दिन एसेट खरीदने की एंट्री की होगी पीपी डेबिट कैश कैश। फिर 11 के एंड की डेप्रिसिएशन आई होगी, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की डेप्रिसिएशन की एंट्री करा दो, क्योंकि वो भी मैंने लिख दिया था, पता नहीं क्यों लिखा था, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल लिखा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2016 पर एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे है ना, एसेट की कॉस्ट 100 है, रेजुअल वैल्यू कोई नहीं है, लाइफ 10 है, तो 10 रुपए की डेप्रिसिएशन ये हमारी 16 में चार्ज हुई। फिर 16 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर 17 आ गया, और 17 के अंदर भी आपने 31 दिसंबर 2017 पे डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। मैं पूरी तफसीली वर्किंग नहीं कर रहा, ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने, सादा सी डेप्रिसिएशन की एंट्री थी, सादा सी वर्किंग थी, 10 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। कोई मसला है तो बताएं। अब ये वो दिन है 31 दिसंबर 17 जिस दिन हमारे कंपेटिटर कोई आ गया है, कोई इंडिकेशन आ गई इंपेयरमेंट की, और हमने एसेट को इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में मुझे दो चीजें चाहिए, ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड बस इतना ही है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में दो चीजें चाहिए, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट। अब सबसे पहले तो बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू मुझे किस दिन की चाहिए? ये मैं क्या कर रहा हूं जी, इंपेयरमेंट टेस्ट, बल्कि इसको नहीं लिखता, वर्किंग कंटिन्यू कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने लगा हूं। और मुझे क्या चाहिए? 31 दिसंबर 17 पे सबसे पहले बुक वैल्यू। अब एसेट की कॉस्ट क्या थी? 100, लेकिन ये तो काफी साल डेप्रिशिएट हो चुका। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सुकून है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो हमें सुकून ही है, हम जंप करके फॉर्मूला से आ जाते हैं। 1 कैसे 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 था, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू पावर प्लस एन, वो भी आता है हमें, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। एंड वालों ये नजर आ रहा है, एंड वाले भाई, वो आखिरी वाले भाई, ये नजर आ रहा है। अब फिर साथ एक और कोई बिठा होता कि उसको भी नजर आए। लो जी 100। अच्छा, वैसे एक हाइब्रिड अभी भी ओपन कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, सही जा रहा है ना, ठीक है। बाकी फिर आप भी थोड़ा सा ताउन करके चलेंगे, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब 1 जनवरी
11 को खरीदा था। 31 दिसंबर, उंगलियों पे गिना करो, बड़े ज्यादा ना बना करो वरना आई कैप छोटा कर देता। 31 दिसंबर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने साल? 7 साल। जी बच्चों 30। ये एंट्री हुई है तो ये यहां पे पहुंचा है, यानी इस एंट्री के समय। अब आपके दिल में आ सकता है कि नहीं सर, हम अगर 16 से ही करते तो सही था। मैंने ज़बानी कर लिया है, अगर आपको खामखा तकलीफ हो तो आप 31 दिसंबर 15 से भी ये वर्किंग शुरू कर सकते थे। 31 दिसंबर 15 बुक वैल्यू निकालते, फिर 1 साल की डेप्शन भी सामने आ जाती, फिर इसकी भी आ जाती, तब भी आपने पहुंच जाना था। पर मैंने ज़रा ये डायरेक्ट कर लिया, इस पर कोई मसला तो नहीं? सही है। अच्छा, मुझे असल में ये सिखाना था इम्पेयरमेंट। IAS 36 ये है कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के दिन मुझे बुक वैल्यू चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस दिन हमने क्या निकालना है जी? रिकवरेबल अमाउंट, जो कि होगी इनमें से हायर। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हायर ऑफ बुक वैल्यू और हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज। तो पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। अब 31 दिसंबर 2017 पर उसने हमें बताया 35 रुपये एसेट की फेयर वैल्यू है और 7 रुपये क्या है? कॉस्ट टू सेल। तो 35 माइनस 7, आंसर 28। वैल्यू इन यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है? डायरेक्ट हो सकता है ना? ये देखो एक्सपेक्टेड कैश, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखो ना, एक एसेट जिसकी लाइफ 31 दिसंबर 17 पे 7 साल गुजर चुकी है, ओरिजिनली उसकी लाइफ थी 10 साल, तो रिमेनिंग कितने साल है उसके पास? अब आज बेच दें या रिमेनिंग लाइफ में इसको यूज करके इससे फायदा लें, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना। बेच दें तो मिलेगा 28 रुपए नेट में, और अगर यूज करें तो क्या मिलेगा? हर साल एनुअल इनफ्लोज, हर साल 8 का इनफ्लो और उसको कमाने के लिए 2 का आउटफ्लो। ये भी जरूरी होता है, तभी ये आते हैं। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो अगले 3 साल मैं टाइमलाइन बनाऊं, दिमाग में बन रही है ना? अब मैं चाहता हूं कि ये आपको बनानी ना पड़े, मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश हो कम से कम काम कर ले बंदा, जल्दी कर ले। बहरहाल कहोगे तो बना दूंगा। अब 6 रुपए नेट कैश फ्लो 3 साल आने हैं, और 10वें साल के एंड यानी इस तीसरे साल के एंड पे 8 रुपए नेट में आपको सेल प्रोसीड से भी आना है। ये स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड जाके पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये सारी बातें लिखी हमें मिल रही होंगी। हमने कैश इनफ्लोज में क्या लेना है? कैश फ्लोज, बल्कि मैं कहता हूं फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या लेना है? यूं बोले, फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या लेना है? इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज और आउटफ्लोज नेसेसरी टू अर्न दोज इनफ्लोज और डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम अल्टीमेट डिस्पोजल। ये 3 चीजें ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें लिखी होंगी कि ये लेनी है, और फिर वहां पे ये लिखा होगा क्या क्या चीजें नहीं लेनी इनमें, तो वो अभी नहीं पढ़ाया मैंने, अभी तो ये याद करा रहा हूं। तो ये दिमाग में बैठ गया कि क्या लेते हैं हम फ्यूचर कैश फ्लोज में, क्या लेना है हमने? इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, आउटफ्लो नेसेसरी टू अर्न दोज इनफ्लोज फ्रॉम यूज, और अल्टीमेट डिस्पोजल से आने वाली सेल प्रोसीड्स। ये 3 चीजें स्टैंडर्ड कहता है कि आपने फ्यूचर कैश फ्लोज में लेनी है, और क्या चीजें नहीं लेनी वो भी मैंने नहीं बताया। ओके, सही है। तो फिर डायरेक्ट कर सकता हूं मैं। कितना जी? 6 रुपए का कैश फ्लो है अगले 3 साल, उस पर लगा दूं एनविटी 6 इंटू 1 माइनस 1.1, 10% रेट, रेस टू पावर कितने कराए हैं? डिवाइडेड बाय पॉइंट। इससे आपका ये 6 वाले 3 रेंटल्स हो गए डिस्काउंट, प्लस एक और भी है शरीफ आदमी, नेट में जो 8 आना है एंड पे, इसको सिंपल डिस्काउंट कर लें और आंसर बताएं। 21 कर लो, ठीक है। अब इनमें से हायर क्या है? ये आपकी क्या चीज है जी? रिकवरेबल अमाउंट। हमारा इस वक्त एसेट चलते 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 यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये हम पहुंचे हुए हैं 31 दिसंबर 2017। अभी इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। आज हम अगर इसको बेचते हैं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है 28। अगर हम इसको आज बेचते नहीं हैं, इसको यूज करते हैं, तो ये जनाब 2018 का साल है।
हम यहाँ खड़े हैं, ये आप ये खड़े हैं, आप खुद को देखें तो कहाँ खड़े हैं, ये 31 दिसंबर 17 पे आपका पहुँच है, ठीक है। 2018, 19, 20 यूज करते हैं तो क्या आएगा, 8 का इनफ्लो लेकिन कमाने के लिए 2 का आउटफ्लो। एंड वालों को नजर नहीं आता है, 8 का इनफ्लो 2 का आउटफ्लो, 8 का इनफ्लो 2 का आउटफ्लो, 8 का इनफ्लो, तो इसको मैंने नेट कर दिया ना, मैंने कहा जी नेट में क्या आना है, 6 रुपए का इनफ्लो, और फिर एंड पे जाके सेल प्रोसीड एट एंड ऑफ 3 इयर्स 11, लेकिन उसकी सेल प्रोसीड तो ये आया तीसरे साल के एंड पे 11 और 3 मतलब 8। अब ये 6, बिल्लू को बुलाते हैं, बिल्लू, ये 6 1 साल पीछे आना है, ये 6 तो इनको अलग अलग भी डिस्काउंट कर सकते थे, एन्युटी भी लगा सकते थे, ये 6 पे लग गया, टाइमलाइन वही बनानी पड़ी ना फिर। और उसके बाद ये 8 जो है, ये तो अकेला है ना, इसको वैसे ही क्या करना है, सिंपल डिस्काउंट करना। तो वही किया बस एक लाइन में, थोड़ा आपको तेज कर रहा हूँ इस काम में, एक लाइन की वर्किंग और दिमाग में, लेकिन ये पक्का होगा तब। एसिड चलते चलते यहां पे पहुंचा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के एंड पे आ गया, ठीक है, सही है। अब यहां मैं लिख देता हूं, 17 लिख देता हूं कम से कम, चले ये 17 वाला साल, और इसमें डेप्रिसिएशन भी 10 रुपये हुई है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है इस वक्त, 30, ये 30 पे आ गया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बुक वैल्यू है, ओके, सही है। अब हमने इस दिन खड़े होकर क्या निकालना है जी, रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, ओके, सही है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट 28 आई। इन सब कैश फ्लोज का, अगर हम यहाँ पे इन सब कैश फ्लोज की नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो कितनी आई है जी हमारे पास, 21। ये क्या आ गई जी, वैल्यू इन यूज। अब इन दोनों में से हायर क्या है, 28, तो ये रिकवरेबल अमाउंट बन गई, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है बस। अब इस दिन ये दो चीज़ें कंपेयर करके इनसे हमारे पास निकल आई एक चीज़, वो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। इस रिकवरेबल अमाउंट को इस दिन खड़े होके बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। एसिड को रखना किस पे है, लोअर ऑफ बुक वैल्यू। अब क्या लोअर है, तो इसका मतलब एसिड को राइट डाउन करके ले जाना पड़ेगा 28 पे, 2 रुपए का लॉस आ गया। तो ठीक है, ये मैंने इसीलिए दोबारा सवाल ओपन कर लिया, क्योंकि कल असल में जरा एंड में तेजी में हुआ था, पूरा लेक्चर लगा देता तो फिर ये जरूरत ही ना पड़ी, फिर होमवर्क में होता वैसे भी है, फिर सिर्फ दिखा देता तो कुछ ना करते, वो बुक वैल्यू पे रखना है तो उसी पे पड़ा है। अगला सवाल करता हूँ, उसमें 2 एसिड्स हैं, कौन सा बिल्डिंग 3, एक में इंपेयरमेंट लॉस इज होगा, दूसरे में नॉट इज होगा, पता लग जाएगा, ठीक है। एक बड़ी अहम बात ज़हन में आई थी, निकल गई। हाँ, बल्कि नहीं, पहले ये कर ले, फिर हाँ याद रहे, बताना मैंने बोला क्या है, मैं भूल भी सकता हूं दोबारा भाई, असल में एक्चुअल में बेचेंगे या नहीं, ये फिर मैंने आप सवाल करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 28। हमने क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग के दिन भी एक लाइन खाली छोड़कर, उसके बाद अभी तो देखो, अगर हमने किस पे रखना है एसेट को, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवर। अगर यहां पे होता 35, अगर यहां पे होता 35 तो लोअर क्या है, तो फिर 30 पे तो पड़ा है, तो हम यहां पर लिखते दोबारा से जी बुक वैल्यू ही है। क्या मतलब भाई, रिवाइज नहीं हुई बुक वैल्यू, वो लोअर ही बुक वैल्यू है, तो हम ऐसे लिखते 30, क्योंकि वो 35 यहां पे 35 होता तो मसलन मिसाल के तौर पे इसका आंसर, चलो छोड़ो बाद में करते हैं, ये 35 अगर होता तो 35 तो हायर है, तो गेन आ जाएगा। नहीं, हमें लग रहा है इसको लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवर। अगर 35 हायर है तो वो ऑलरेडी लोअर पे पड़ी है बुक वैल्यू, डू नथिंग, इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस बैलेंसिंग कोई नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा हो, बुक वैल्यू 30 है, रिकवरेबल अमाउंट 28 है, तो इसका मतलब हमने रखना लोअर पे है, बुक वैल्यू तो 30 है, लोअर है 28, तो उसको उठा के लाना पड़ेगा 28 पे। तो यहाँ पर हम बुक वैल्यू की बजाय
रिकवरेबल अमाउंट लिखेंगे। बेसिकली ये क्या हो गया, हमारी बुक वैल्यू रिवाइज हो गई। तो रिवाइज बुक वैल्यू आ गई क्या 28, और यहां पर क्या आ गया जी 2 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये समझ आया। तो इंशाल्लाह अगले सवाल में ये दोबारा करते हैं ना, 2 एसिड सामने, उसमें इतना सारा पलाल नहीं करेंगे, सिर्फ एंट्रीज करेंगे वर्किंग, बल्कि सिर्फ वर्किंग कर दूंगा, एंट्रीज तो फिर जुबानी भी बोल लेता है। ये समझ आ गया? किसी को कंफ्यूजन है कोई? जर्रा सा भी पूछ लो, जितनी बात कर लेता हूं उसमें पूछ लिया करो, आगे ना चला करो, आगे चलने का टाइम अभी रिवैल्यूएशन करेंगे आज इंशाल्लाह, यहां तक कोई मसला नहीं है। चलो अच्छा जी, अब इंपेयरमेंट लॉस आ गया जी 2 का, तो 31 दिसंबर 2017 पे इसकी एंट्री क्या होगी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से जी 2 से, वर्किंग नंबर 1 से आपने इसको उठा लिया। पिछले साल नहीं आया इंपेयरमेंट हर साल नहीं आती, और सिर्फ इंडिकेशन पर, इंपेयरमेंट टेस्टिंग लगाने पर, फिर अगली बार रिकवरेबल बुक वैल्यू से कम होने पर आता है। ये सब कुछ होगा तो आएगा, समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद 18 की डेप्रिसिएशन करनी होगी तो क्या होगा भाई, अब जो है ना वो पुराना 10 नहीं, पुराना 100 नहीं, पुराना 10 नहीं, बुक वैल्यू रिवाइज होगी। अगर पुराने 100 और पुराने 10 को लेके चलोगे तो 10 रुपए की डेप्शन आएगी, 3 साल में 10 की मतलब 30 की, तो ये तो नेगेटिव एसिड हो जाएगा, एसिड तो कम हो चुका हुआ है, बुक वैल्यू रिवाइज हुई है, कॉस्ट नहीं छेड़ी हमने, बुक वैल्यू रिवाइज हुई है। ठीक है, तो रिवाइज बुक वैल्यू और इंपेयरमेंट के दिन खड़े होके रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी 3, तो आंसर क्या आ गया 9 ही कर लूं, लो जी, और ये कितना आ गया 19। बस कहानी खत्म, इतना ही काम कल किया था हमने। अब आगे और कुछ ना हो तो अगले 3 साल ये चलना है, तो 1 साल 18 चला, अगले साल फिर 9 की, आखिर में राउंडिंग में 10 कर लेना। ठीक है, एंट्री डिप्रिसिएशन की एंट्री समझा दो तो ये सेम ही है। ठीक है, वही तो कह रहा हूं, या तो डेप्शन की एंट्री भी समझ लो, अगर वो आती है तो इंपेयरमेंट की भी वही है। बेसिकली एसेट की वैल्यू में कमी है, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में कमी है इस्तेमाल की वजह से, और इंपेयरमेंट लॉस एसेट की वैल्यू में कमी है इस इंपेयरमेंट टेस्टिंग की वजह से। अदर देन यूज कोई ऐसी चीज हुई है जिस वजह से एसेट की वैल्यू फॉल कर गई है। तो एंट्री तो सेम है, सिर्फ नाम ही बदला है, डेप्रिसिएशन की जगह हमने क्या लिख दिया है इंपेयरमेंट, तो एंट्री बन गई इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है, वैल्यू की कमी ड्यू टू रेगुलर यूज नहीं है, बल्कि ड्यू टू एनी इवेंट अदर देन रेगुलर यूज है, बस है वही एसेट की वैल्यू में कमी। ओके जी भाई, कौन सा ये 21 कैसे आया, ये 6 डिस्काउंट हुए, ये 8 डिस्काउंट हुआ, 3 साल पीछे बुलाया इनको, ऐसे आया। ये डिस्काउंटिंग नहीं आती, कल की क्लास ली थी। ये देखो, इस 6 को हम कितने साल पीछे बुलाएंगे, इस 6 को कितने साल पीछे बुलाएंगे, 10% है -1, इस 6 को कितने साल पीछे बुलाना है -2, इस 6 को कितने साल पीछे बुलाना है, इस 8 को कितने साल पीछे बुलाना है। अब जरा इनका टोटल कर दो, कम से कम कैलकुलेट कर लो, शाबाश। अब ये ना कहना ये है, कैलकुलेट करो, शाबाश, हिम्मत करो। अच्छा, कैलकुलेटर पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस लिखते जाओ, कैलकुलेटर खुद ही कर लेगा मैनेज। है तुम्हारी उम्र है चॉकलेटें खाने जी, बेटा जल्दी से कर लो यार, अब कर कोई नहीं रहा, कैलकुलेटर ही नहीं है उसके पास। अच्छा जी भाई, हो गया कैलकुलेट, नहीं हुआ, अच्छा करो, चलो 21 कर लेना तुम, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग के दिन 2 चीजें कंपेयर होंगी, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, और एसेट को रखना हमने होता है लोअर ऑफ बुक वैल्यू, और अगर तो बुक वैल्यू ही लोअर हुई
रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल सिनेरियो होता है। हम जो भी एसेट खरीद कर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं ना, एसेट खरीदते हैं, हमें उससे उम्मीद होती है कि वो हमें फ्यूचर में अर्न करके देगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट हमेशा ज़्यादा ही होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। जी बड़ी मेहरबानी। सेम ही आना था। अच्छा, मैंने उससे पूछा था। इधर देखो ना यार, मैं कितनी कहानी फिट कर रहा था यार, जबरदस्त थी। तो वही तो नहीं है जिसने कहा था कल क्लास का टाइम बता दें? नहीं, ये वो नहीं है, वो मैं बताता हूँ किधर गया वो कैमरे में। हाँ, ये बैठा है। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करना है और एसेट को रखना है किस पे? लोअर पे। अब बुक वैल्यू लोअर ही होती है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या है? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? एसेट से हमें क्या फायदा आना है। तो जो हम बिजनेस में एसेट खरीद कर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही होती है ना। नॉन करंट एसेट खरीदा, फैक्ट्री लगा ली हमने, को प्लांट मशीनरी लगा ली हमने, उससे क्या होना है? चीजें बनाएंगे, बना के बेचेंगे, फ्यूचर में कमाएंगे। तो हमेशा रिकवरेबल अमाउंट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा ही होती है। यही नॉर्मल है, एबनॉर्मेलिटी है ये। कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से हमें नजर आ रहा है कि जो हमने सोचा था किताबों में, अभी भी इतनी बुक वैल्यूज की पड़ी है कि हमें फ्यूचर में कम से कम ये कॉस्ट अभी एक्सपेंस आउट करनी है, तो जो फायदा आना है वो उससे भी कम हो जाए। तो इसका मतलब फ्यूचर में 30 रुपए हमने एक्सपेंस बनाना है डेप्रिसिएशन की शक्ल में, लेकिन उससे फ्यूचर में हमें फायदा कितना आना है? तो उल्टा हमें क्या हो जाना है? नुकसान। तो उस नुकसान को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही बुक करो। खैर, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग के दिन क्या करेंगे? दो चीजों को कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। एसेट को रखेंगे किस पे? लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल। अगर तो बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट में से लोअर बुक वैल्यू ही है तो उसी पे ही पड़ा है डू नथिंग। और अगर बुक वैल्यू ज्यादा हो गई, रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, तो हमारा एसेट बुक वैल्यू पे है, बुक्स में बुक वैल्यू पे पड़ा है, उसको राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाएंगे तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात, रिकवरेबल अमाउंट क्या है? वो है जी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, वो आप सिंपल डिस्काउंटिंग से करें या एन्युटी लगा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, अब अगला साल आया, 9 रुपए की डेप्रिसिएशन आई है जी। तो इधर देखो जी, अगले साल में 31 दिसंबर 18 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9 रुपए से हो गई, और अगले साल में फिर इंपेयरमेंट की कोई एंट्री नहीं। तो ये पता चला हमें कि डेप्रिसिएशन हर साल आती है, इंपेयरमेंट हर साल नहीं आती। इंपेयरमेंट सिर्फ तब आती है जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए रिकवरेबल अमाउंट से, या यूं कहें रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए बुक वैल्यू से। ये ज्यादा बेहतर जुमला बनता है। डेप्रिसिएशन हर साल आती है, इंपेयरमेंट सिर्फ तब आएगी जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। अगर ना हो तो फिर कुछ नहीं होगा। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वैल्यू इन यूज। और ठीक है, वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है? फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, चलो। अच्छा जी, नोट की अगर बात करें तो 17 का साल है, अगर 31 दिसंबर 17 का साल है तो ओपनिंग होगा 1 जनवरी 17 पे। तो 1 जनवरी 17 पर खड़े होने की वजह हम चले जाएंगे 31 दिसंबर 16 पे, और जाके एसेट से पूछेंगे क्या तुम कभी रीवैल्यू हुए? उसने कहा है अभी तो हमने वो पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? उसकी कॉस्ट, वो क्या है? 100। और अगर 31 दिसंबर 16 तक इसकी अक्यूमुलेशन चाहिए तो वो कैसे निकलेगी? अब छोटी सी वर्किंग में कर रहा हूँ, ये देखो 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया एक साल की डिडक्शन। अब 31 दिसंबर 17 नहीं, इसीलिए एक दिन पीछे खड़े करके आपको ये ओपनिंग निकलवाया करता था ताकि ये गलती ना हो नोट बनाते हुए। अब 1 जनवरी 11 को एसेट आया तो 31 दिसंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 साल। ठीक है, तो 6 साल की डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 16 क्लोजिंग में पड़ी होगी कितनी? 60। ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 16 का 1 जनवरी 17 का 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बनेगा। फिर अगर आप यूं कर लें तो और अच्छा हो जाए। एक छोटी सी वर्किंग मैंने की, मैंने कहा जी ये जनाब मेरी लेट से वर्किंग है, वो कोई वर्किंग है। ठीक है, अब इधर देखो, इसका आंसर आया 10 × 6 किया था तो ये क्या आया था? 60। ये 60 क्या है? 31 दिसंबर 16 तक की डेप्शन, और ये किसी भी एक साल की स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन थी, तो अगले साल की वर्किंग भी यही बन जाएगी 10। और ये किस पे पहुंच गया? 70 पे। किस पे पहुंच गया? 1 मिनट के लिए किस पे पहुंच गया?
70 पे। अब ये 100 एडिशन है कोई नहीं, और -70 क्या बनता है 30। अब ये तो तब है जब इम्पेयरमेंट ना हो, लेकिन चूंकि हमने अलग सेक्शन नहीं बनाया वक्त बचाने के लिए, तो इसलिए बुक वैल्यू नहीं लगानी जब तक कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ना कर लें। ठीक हो गया, सही हो गया। अब हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया तो हमारा एसेट 2 रुपए से क्या हो गया, तो इसकी एंट्री क्या बोली थी अभी हमने, इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो यहां पे हमने आकर लिखा जी इम्पेयरमेंट लॉस कितना 2 का। अब ये क्या बन गया, अब इसको नेट करें तो यही तो उसकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस क्या बन जाते होते हैं, ओपनिंग। कॉस्ट नहीं हिलती अपनी जगह से, ये 2 हमने इधर ऐड कर लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद ये क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, डेप्रीसिएशन अब क्या आई, और फिर इम्पेयरमेंट हर साल तो आती नहीं है, ये क्या बन गया, और बुक वैल्यू। हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं जी, मेथड कौन सा चल रहा है, और रेट या लाइफ 10 साल ही। ठीक है, रिमेनिंग निकली है यहाँ पे, पर है 10 से ही निकली हुई, 10 भी लिख सकते हैं। तो ये कल वाला काम हमने दोबारा किया। ठीक है जी। अगर कोई मुझसे कहे एक्सट्रैक्ट्स बनाने, तो एक्सट्रैक्ट्स में क्या दिमाग के अंदर होना चाहिए था। तो ये P&L में क्या जाएगा जी, अगर मैं इन्हीं 2 साल का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, 17 और 18 का, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2017 में 10 है, 18 में क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस 17 में कितना है, 18 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स में ये PPE है। ये देखो क्लोजिंग आ रहा है 28 और 19, बस वर्किंग से उठा लो। बहरहाल 28 और नजर भी आ रहा है, ये 31 दिसंबर 17 पे 28 है, 31 दिसंबर 18 पे 19। तो ये P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी आ गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। पहले मेरा दिल था कि ऐसे करके आपको दिखा दूंगा, ये मैं कॉपी भी कर लाया था, ये देखें, लेकिन वो स्प्रिंग 26 वालों के लिए था। ठीक है, किसी ने ये पिक्चर लेनी है तो ये ले ले, जरा छोटी पिक्चर है। यूएस में मैंने दोनों बना दिए हैं, बड़े वाला नोट भी है और छोटे वाला नोट भी है। बेहतर यही है, टाइम बचता है, जगह भी बचती है तो सिर्फ एक इंपेयरमेंट ही ऐड करनी ना जी। हाँ मेरे बोर्ड मिटा दें। हाँ वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। वैसे यहाँ पे भी सवाल मौजूद है, इधर देखो भाई, इधर देखना, देखना, एक बात सुनते जाना, बस एक बात सुनते जाना। देखें जी, यहां पर क्या हायर आया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। अब यहां पर खड़े होकर बच्चे के ज़हन में एक ख्याल आता है कि जब 31 दिसंबर 17 पे फेयर वैल्यू ही बेहतर थी वैल्यू इन यूज से, तो फिर ये 18 में चला कैसे है, तो बेच दिया होगा। तो भाई गौर से सुन लें, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पर रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर भी आ रही हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बेच देंगे, हम यूज़ करेंगे। जैसे कौन कल गाड़ी चला रहा था, कौन मर्दान से कौन था, अच्छा नबील था। नबील ने जब ये देखा कि मुझे लॉस आ रहा है, तब भी वो बेच के निकलेगा नहीं, वो कहेगा मेरी भी इज्जत का सवाल है, बहुत सारे रूट्स पे मेरी ट्रांसपोर्ट चलती है। कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो कंपनी होती है वो अपनी इज्जत के लिए कहते हैं हम क्यों छोड़ के जाएं मैदान बाग, हम क्यों जाएं, या कल का लड़का आके हमें जो है वो चैलेंज कर रहा है, कोई बात नहीं, नुकसान से तो नुकसान से, और थोड़े कारोबार हैं और थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं, वहां से फायदा कमा लेंगे, जरूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था, सर देखें ना, फेयर वैल्यू अगर बेहतर आई है तो 31/17 में बेच के चले जाए घर, ये जरूरी नहीं है। ये हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करके जो लॉस बनता था वो लॉस हमने चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के वक्त रिकवरेबल अमाउंट निकालें, अगर तो वैल्यू इन यूज हायर है कल वाले सवाल की तरह से, फिर तो ये सवाल पैदा नहीं होता आपके जहन में, लेकिन यहां सवाल पैदा हो सकता था कि जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बेहतर है तो यूज क्यों कर रहे हैं, बेचें। भाई जरूरी नहीं है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पे अगर रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए फेयर वैल्यू ज्यादा है तो हम बेच देंगे, हम स्टिल इसको यूज कर सकते हैं। नुकसान बुक कर तो लिया आज हमने, करेंगे यूज,
बेचना ज़रूरी नहीं है। ओके चले वहाँ। अच्छा जी, इसको अब मिटा दें भाई, यहाँ पे भी बात हो जाती, बहरहाल चले, वहाँ पे कहा था तो। अच्छा यार, अब ये सवाल है नंबर 3, इसको ज़रा जल्दी से कर लें, जल्दी से करना है अब इसको, 10 मिनट में ये सवाल करना है, मिल के करना है वैसे। वैल्यू इन यूज नहीं, लेकिन इस वक्त तक कितना लॉस हो चुका, इस वक्त तक तो 21 पे नहीं ना लेके जाना है एसेट को, क्योंकि अभी भी अगर हम बेचे तो मैक्सिमम लॉस 2 का ही है, 28 तो मिल सकते हैं ना। हाँ, फिर 1 साल बाद फिर देख लेंगे, बेहतर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी इस वक्त मैक्सिमम गिरावट क्या करें, एज ऑन 31 नवंबर 17 मैक्सिमम गिरावट 2 रुपए की करें ना, क्योंकि आज खड़े होकर हम कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में मैक्सिमम इतनी रिकवरी दे सकता है, ये एसेट हमें मैक्सिमम इस वक्त इतनी रिकवरी दे सकता है कि कमाकर कैश फ्लो आज ले आए, वैल्यू इन यूज लें 21 आती है, और अगर आज बेच दें तो 28, तो फिर 28 तो मिल रहा है ना। एज ऑन 31 नवंबर 17 कितना नुकसान हो चुका है 2 का, अगले साल फिर देख लेंगे कोई इंडिकेशन हुई तो। क्वेश्चन समझ आया भाई का? क्वेश्चन ये था कि अगर 31 नवंबर 17 पे आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू इन यूज आपने यूज करने का ही इरादा किया है, तो आप 21 पे ले जाए ना भाई, ये बात नहीं है 31 नवंबर 17 पे खड़े होकर हमारा कितना नुकसान हो चुका है, मैक्सिमम 2 रुपए का, 28 से कम लेकर जाने की एसेट को फिलहाल जरूरत नहीं है। आज एज ऑन 31 नवंबर 17 28 तक मैक्सिमम लेके जाएं, क्योंकि ये आज इतना फायदा दे सकता है, उससे नीचे तो फिर आप गलत लिख लेंगे एसेट को, उसकी रिकवरी तो समझे इससे ज्यादा की बनती है। ठीक है, अच्छा यार, तुम्हारा क्या लेना देना, इधर पढ़ो, अपना रिजल्ट ना खराब करो, फिलहाल इसको पढ़ो, ब्रेक में देखते हैं छोटी सी। आज 2 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है ना। एक ये अब कौन सा चल रहा है 37, तो इसका मतलब फिर कल से यानी मंडे से आप लोग 1 लेक्चर आगे चल रहे होंगे। सुभान अल्लाह, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले होंगे 37 पे, आप होंगे 38 पे, नहीं अगर 38 पे होंगे तो आप वाह वाह सुभान अल्लाह, बल्कि 2 लेक्चर आगे चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आज छुट्टी कर ली रिजल्ट की वजह से। ओए ओए ओए, पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कंप्यूट इंपेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच बस। अच्छा, मेरा दिल ये है कि पहले आप करें, कोई बात नहीं है, 2 मिनट में आप कर लें। देखें इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इंपेयरमेंट लॉस अगर है तो, यानी वो जो मैंने पहली वर्किंग नहीं की, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस इज या नॉट इज, और फिर रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग। 1 मिनट का सवाल है, पढ़ लेते हैं। डाइवो बस हैज 2 buses. Following information is available for the purpose of impairment testing. Remaining useful life of both buses is expected to be 3 years standing on 31 December 12. Fair value and written down value of these buses on 31 December 12 are as follows. तो 31 दिसंबर 12 पे खड़े हैं हम, कॉस्ट 300 थी और 80 रुपये डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू 220 पे आ रही है। किस दिन? उसने बुक वैल्यू भी खुद ही निकाल दी। फिर फेयर वैल्यू है 210, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट टू सेल को, ठीक है, तो ये 7 आ रही है। अब एक बस का भी ऐसे ही है, दूसरी का भी ऐसे ही है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस फ्रॉम ईच बस इन नेक्स्ट 3 years, क्योंकि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो इनकी कितनी है, 3 साल, 31 दिसंबर 12 पे खड़े होके, तो फिर वो उस रिमेनिंग लाइफ के अंदर कैश फ्लोज है। अब देखो, एनुअल कैश इनफ्लोज, एनुअल कैश आउटफ्लोज अगले 3 साल के लिए हैं, तो ये 105 हर साल आएगा और 11 हर साल जाएगा, तो ये तीनों का एक ही दफ़ा दे दिया, कोई मसला। और फिर सेल प्रोसीड आखिरी साल के एंड पर और उसकी कॉस्ट टू सेल। आगे कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर इज 10% फॉर ईयर 1, 2 and 3 आर। ये क्या है? ये बेसिकली उसने ये करके दे दिया 1.1 रेज़ टू पावर। 1 साल पीछे बुलाएं, क्या आंसर आता है जरा कैलकुलेटर मुझे बताएं। जी जी, जमा नहीं करना, दूसरे का बताएं। वो एनवीटी का एक फार्मूला होता, वो टेबल होता था हमारे ज़माने में, तो मैथ की किताब में होता था, हम देखते थे, उसके ऊपर ये इस तरह से 0.7, तो ये कोई नहीं, उसने अपनी तरफ से आसानी की थी, लेकिन आपको मुश्किल पेश आ रही है, क्या आ गया, तो छोड़ें आप इसको, आप बस 10% पकड़ें, अपनी तरतीब से सवाल करें जल्दी से, शाबाश। पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बस इसलिए बता दिया। चलो भाई शुरू हो जाओ, आप
फी सवाल 1 मिनट बहुत है। चलो 2 मिनट ले लो, दोनों को अलग अलग ही करना है, जाहिर है हर एसिड को अलग अलग करना होता है, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना होता है। जी जी, कहाँ सवाल आया? देखो भाई, थ्योरी पढ़ते हुए ना एक जगह ऐसी आएगी जहां पे आपको ये जुमला लिखा हुआ मिलेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जरूरी नहीं है कि एसेट की हो, पर वैल्यू इन यूज लाजमी होती है। आपने कोई एसेट अगर रखा है तो किस लिए रखा है, आपको नजर आ रहा है कि उससे आपने फायदा उठाना है, तो वहां पर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना निकल सकती हो एसेट की तो वैल्यू इन यूज ही उसकी रिकवरेबल अमाउंट है। लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू को देख के कहना कि वैल्यू इन यूज ना निकालें, ये शायद थोड़ा कमजोर बात है, क्योंकि वैल्यू इन यूज निकलेगी तो पता लगेगा कि क्या है हायर क्या है। फेयर वैल्यू सवाल में मिसिंग है, सिर्फ वैल्यू इन यूज निकल सकती है, वही निकालो, वही रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हो गए होंगे। चलो जी, बस वन क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 335। बस वन के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम कर किस दिन रहे हैं, सवाल में पूरी बातें लिखी होती हैं, ये छोटे से बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी बातें मैं ज़बानी बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखानी होती है। पहली बार स्टैंडर्ड कैसे पढ़ा देता, स्टैंडर्ड की बातें पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन में समझ आ जाती है, फिर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो पहले से पढ़ी हुई होंगी। तो 31 दिसंबर 2000 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। किस दिन? 31 दिसंबर 2012। इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू, इस दिन खड़े होके फेयर वैल्यू, इस दिन की लेस कॉस्ट टू सेल, इस दिन खड़े होके रिमेनिंग 3 साल के कैश फ्लोज हैं। तो 31 दिसंबर 2000, बोलो 31 दिसंबर 2012 पे एसिड की बुक वैल्यू उसने खुद ही बता दी, कितनी? 220। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ दे खाली, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए रिकवरेबल अमाउंट निकालें। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब हमें ये दोनों चीजें चाहिए। अब इतनी बार कर लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये काबू में आने लग गई है बात। जी इधर देखें, फेयर वैल्यू 210, कॉस्ट टू सेल 7, 210 माइनस 7, ये करना है ऐसे शो, 203। बस वन ना लिख लो, बस वन, ये क्या है ऊपर वैसे लिखा तो है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारी बस वन है। ठीक है जी, डेट डिस्क्रिप्शन अपनी तरतीब पे वर्किंग रखते हैं। डेट वर्किंग में इसलिए डाल देता हूं कि अभी मैंने आपको रीवैल्यूएशन मॉडल से कराना है ये, तो उसमें भी आगे बस 2 कॉलम पड़ जाएंगे। फिर कल एक सवाल बच्चे ने किया था
कि जो लॉस आया है इसको इम्पेयरमेंट की तरह से प्लस ना लिखें, पता नहीं किसने सवाल किया था। हाँ, तो वो भी ज़रूरी एक जगह पे होता है, ज़रूरी नहीं मतलब एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो कब, जब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की तरफ जाएंगे करेंगे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब रिवर्सल में इंशाल्लाह मंडे को कराऊंगा, हो भी सकता है आज, लेकिन वो है कि वहाँ पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, वो तो मिजाज के हिसाब से होगा। वैल्यू इन यूज निकालनी, वैल्यू इन यूज निकलेगी फ्यूचर के कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। आपस में ना बोले ना यार, अब भाई 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 मेहरबानी ताड़ी जी। अब उसी तरह से डायरेक्ट कर दूं पिछले सवाल जैसे ही, 105 माइनस 11 कितना बनता है, 94 के 3 कैश फ्लोज आएंगे, इस पे एन्युटी लगा सकते हैं आप, सिंपल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं, आपका ऑप्शन है, ठीक है। और 6 रुपए पर सिंपल ही लगेगा, कर लूं 94 इंटू 1 माइनस, अच्छा रेट तो मैंने देखा ही नहीं, 10%, 1.1 कितने कराए हैं ये, कितने कैश फ्लोज हैं, 3 डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये 94 वाले तीनों कैश फ्लोज एक ही स्टेप में प्रेजेंट वैल्यू पे आ गए, इसलिए ये फायदा है, अगर सेम हो तो एन्युटी लगा लें, टाइम बचता है। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप 94 को तीनों को अलग अलग करके भी सिंपल डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आखिर में क्या आना है, 6, इसको 1.1 रेज़ टू पावर -3 सिंपल डिस्काउंट करके ही बुलाएंगे, 238। अब हायर क्या है, अच्छा भाई का एक सवाल ये भी था, वो भी बड़ा रेलेवेंट है, इधर से आया था। मिसाल के तौर पे मैंने, वैसे दोनों काम करने हैं, पर्चे में 8 नंबर का सवाल होगा तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं ना, ये रिकवरेबल अमाउंट इज हायर तो देखना होता है, लेकिन लेट्स से एमसीक्यू आप कर रहे हैं, अब एमसीक्यू में वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होते। अब वहां पे मिसाल के तौर पे आप ये सवाल कर रहे होते और वो कहता इंपेयरमेंट लॉस कितना है, आपकी बुक वैल्यू होती 220 और फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल आ जाती 225, तो फिर ये करके टाइम ज़ाया ना करते, क्योंकि ये जो भी आना है 225 से ज़्यादा होगा तो टेंशन नहीं है, कम हो भी 225 ने रिकवरेबल अमाउंट बन जाना है, तो फिर आगे मेरी बात समझ आई, फिर सुनो, अगर तो ये पूरा 6-8 नंबर का सवाल जैसे होता है वो है, तो फिर सारा काम करना है, चाहे ये 203 की बजाय क्या आ जाता, 223, 223 आ जाता, लेट्स से, तो ये क्या है, एसेट इंपेयर्ड नहीं है, आगे जाने की जरूरत, लेकिन ये काम करना है क्योंकि मार्क्स होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि वो काफी सारे, अभी तो देखेंगे आप, ऐसे डिफरेंट कैश फ्लोज आएंगे हर साल में, कुछ चीजें उसमें से इग्नोर करनी हुई, कुछ पड़ी हुई निकालनी पड़ेगी, कुछ ऐड करनी पड़ेगी, कैश फ्लोज पे अभी बहस बाकी है, मार्क्स होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यू कर रहे हैं हम और वो कहता है इंपेयरमेंट लॉस निकाल के दो, यही सवाल आता है बस वाला, और 220 उसकी बुक वैल्यू है और यहां पे आ जाता है 223, तो फिर आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इनमें से कोई एक चीज होगी, अगर तो वैल्यू इन यूज 223 से भी ऊपर है फिर तो वैसे ही टेंशन कोई नहीं है, 23 से नीचे जाए तो फेयर वैल्यू ने बचा लेना है उसको, तो एसेट इंपेयर्ड, तो फिर एमसीक्यू की हद तक आप सिर्फ यहीं पर ही छोड़कर नील लिख सकते हैं, ये आपको एमसीक्यू तैयार करवाया, ओके। उम्मीद है ये बात समझ नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, वक्त आने पे आ जाएगी समझ, अभी जरा ये अर्ली था भाई के सवाल की वजह से मैंने ये बात कर दी दोबारा, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको देखने में मिल जाएगी बात। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया जी हमारे पास, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर, दैट्स व्हाई 238 हमने उठा लिया। अब इधर देखो, यूं करके आपने दोनों उंगलियां रखनी है, ये तो रिकवरेबल अमाउंट निकाली ना, इसका अपना रूल था, हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, निकल आई रिकवरेबल अमाउंट। अब इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, एसेट को हमने रखना किस पे है, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज लोअर, तो फिर ले जाएं बुक वैल्यू पे, है ही बुक वैल्यू पे, कहां ले जाएं, वो पहले ही बुक वैल्यू पे है, इसका मतलब इधर देखो, बुक वैल्यू इज स्टिल बुक वैल्यू 220, देयर इज नो इंपॉर्टेंट लॉस, ये इंपॉर्टेंट लॉस है, अच्छा ठीक है, चलो ये इसलिए सवाल तो आसान सा था, लेकिन इसलिए करवाया कि ये इस तरह से। अच्छा अब इससे आगे चलेंगे तो भाई वही एसेट उसी तरह से डेप्सिट होता जाएगा, कोई चेंज इसमें नहीं आया। बस 1 में कोई मसला, बस 2 कर लेते हैं, डेट,
जी बेटा, इसके साथ B2 नहीं लिख सकते, मुश्किल हो जाता है संभालना। संभाल लें तो ठीक है, मना कोई नहीं है। अच्छा, फिर वो कॉलमनर फॉर्म में चल रहे होंगे, फिर ऐसे अपने आप सिंपल रखे चीज़ों, क्योंकि नॉर्मली वो एक ही एसिड के बारे में पूछता है सवालों के अंदर। ठीक है जी। 31 दिसंबर 2012 पे बुक वैल्यू उसने कहा तकलीफ मत करें, आपको रेडिली अवेलेबल है 160। ठीक है, और फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल भी देख के चलते हैं। बुक वैल्यू, अच्छा अब एक लाइन छोड़ेंगे हम खाली और देखेंगे हमारी बुक वैल्यू रिवाइज होती है या सेम ही रहती है। अगर सेम ही रही तो इम्पेयरमेंट लॉस नोटिस, और अगर रिवाइज होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस इज। अब बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है हमने इम्पेयरमेंट के दिन किस चीज के साथ, बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है इम्पेयरमेंट के दिन किस चीज के साथ। ये बार बार बोलना है, आप कुछ कंफर्टेबल हुए हैं, कल से तो पता नहीं क्या लग रहा था आपको, है ना, हालांकि बहुत आसान स्टैंडर्ड है। तो कल जल्दी हुआ ना थोड़ा सा एंड पे, कभी कभी आपको पता है मैं फेंक के कुछ चीजें भेजता हूँ आप पे, ताकि दिमाग में चलती तो नहीं, कम से कम दिमाग में सोचते तो रहे होंगे ये ऐसे है ये वैसे है। वो सोच ही बस मेरे लिए कीमती होती है, अगले दिन तो सारा काम दोबारा करा तो दिया। अगर वो ज़्यादा टाइम लग जाता तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने करवाया है वो मैंने करवाना नहीं था, उसका सोल्यूशन सिर्फ दिखाना था। फर्क पड़ जाता है फिर हर दिन के हिसाब से उसी तरह से। जी, वर्किंग 2 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31 दिसंबर 2012 पे खड़े होकर फेयर वैल्यू कितनी है और कॉस्ट टू सेल 4 जी 146। वैल्यू इन यूज, अब इस एसिड के कैश फ्लोज 50-50 के 3 हैं और 2 रुपए का एंड पे, छोटी बस होगी 50 इंटू, अब इस पे एनविटी लगा रहा हूं 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1। इस एक फॉर्मूला से ही तीनों कैश फ्लोज एकदम से मतलब आ गए आपके 31 दिसंबर 2012 पे। तो फायदा हो जाता है, टाइम बच जाता है। बाकी मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई आप पे कि एनविटी का फॉर्मूला लगाएं, करें सिंपल डिस्काउंटिंग तीनों को। ठीक है, आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया था, दोनों से सेम ही आना है। प्लस एंड वाला कितना है, नेट में 2 इंटू 1.1 रेज टू पावर, अब टोटल 1। अब क्या है जी, हायर, तो यही इसकी क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। अब मैंने आपको इस स्टैंडर्ड की बेसिक सिखा ली है, बस बेसिक भी और फिर एडवांस भी, खत्म होगी कहानी ना, नोट तक तो पहुंचा दिया सवाल को। ठीक है जी, 146। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था इंपेयरमेंट टेस्टिंग के दिन ऐसे ये 2 उंगलियां रखनी है, बुक वैल्यू पे और रिकवरेबल अमाउंट। और एसिड को रखना हमने किस पे होता है, लोअर पे। आज क्या लोअर है, तो बुक वैल्यू को फिर उठाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में एसिड किस पे पड़ा है, बुक वैल्यू पे। उठा के लाएंगे तो राइट डाउन करके इसको ले आए 146 पे। ये जनाब आपकी बुक वैल्यू नहीं है, अब ये आपकी क्या है जी, रिकवरेबल, आर ए लिख दूं, रिकवरेबल अमाउंट आपको, यानी आपने क्या कर दिया, बुक वैल्यू को रिवाइज कर दिया। रिवाइज्ड बुक वैल्यू वर्किंग नंबर 2 से आई। यहां पे ये वाली वर्किंग 2 वाली वर्किंग 1 वाली 238 नहीं उठाया, क्योंकि रिवाइज नहीं करना था। यहां पे रिवाइज, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस कब आएगा, जब आपका एसेट रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएगा। अगर सादा अल्फाज में एक जुमले में अगर ये बात करें ना, जो कल से पढ़ रहे हैं, तो एक जुमले में बात क्या बनती है, इंपेयरमेंट लॉस कब आता है, जब एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़े। एसेट सिर्फ उस सूरत में रिकवरेबल अमाउंट पे आएगा जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है वो आपने पहले याद रख लिया। तो एक जुमले, अभी कल और आज के लेक्चर मिला के एक जुमले के अंदर अगर बात करें तो एक जुमला क्या है, इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब आएगा जब एसेट रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़े। कहानी का तो ठीक है। अच्छा जी, कितना है इंपॉर्टेंट लॉस, 14 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये मैंने कल आपको बताया था। यही वर्किंग ऐसे भी हो सकती थी, अगर यही सवाल है ना, यही सवाल, तो आप यूं भी कर सकते हैं, 160 बुक वैल्यू है और 146 रिकवरेबल अमाउंट है और 14 का इंपेयरमेंट लॉस। अगर सिर्फ यही सवाल की रिक्वायरमेंट हो तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर सवाल आगे चलाना हो तो फिर इसमें मसला आएगा इस तरह की वर्किंग में। इसलिए मैंने तरतीब वो बना दी कि आगे कंटिन्यू भी हो सके।
वो आगे भी चल लेता है ना, उसी तरह से सवाल आगे चलता है। नहीं अगले अगले साल भी डेफिनेशन मांग ले तो चल पड़ेगा, इधर अगले साल डेफिनेशन मांगे तो फिर आपको ये वर्किंग तो सलसल तोड़ना पड़ेगा, वरना ये भी ठीक है। जैसे यहाँ पर आए, अगर आप ये लिखना चाहें इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 220 और 238 और नहीं, बिल्कुल सही है, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि ये चालू है, आगे भी चलता जाएगा। ओके, पार्ट 1 क्लोज कर दें।